अगर दिखाई दे रहे तो बोलो। अगर दिखाई दे रहा है तो बोलो, ताकि इजीली हम आपको पॉइंट आउट कर सके। यस सर, बेहाग चक्रवर्ती, ओके फाइन। दिखाई दे रहा है, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरा बात सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा लैग होगा क्योंकि आपका यहाँ पर जो सिस्टम है इसमें थोड़ा सा अलग प्रकार का है। तो देखिए, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, कौन सा स्टोरी है? द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। बोला है यहाँ पर रिचर्ड एब्रे। स्पेलिंग क्या है? रिचर्ड, RICHARD, रिचर्ड एब्रे, EBRIGST, एब्रे है ये स्पेलिंग। हैज रिसीव्ड द सर्ल स्कॉलर अवार्ड। उनको कौन सा अवार्ड मिला था? सर्ल स्कॉलर अवार्ड, जो राइटर है उनको। एंड द शेरिंग प्लव अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी। मतलब ये जो राइटर थे ये क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। मतलब उनका साइंस के प्रति जो आकर्षण है, स्पेशली बटरफ्लाइज के प्रति, वो ही इस विज्ञान के जगत में उनको क्या बोलते हैं, उनका आकर्षण ही मुख्य कारण है। यहाँ पर ये स्टोरी में बोला गया है। तो देखिए, हम लोग स्क्रॉल करके जाते हैं पहले जो हमारा जो स्टोरी है उसके फर्स्ट पार्ट पे। क्या यहाँ पर बोला गया है? मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग हाईलाइटर so that you could easily understand. At the age of at the age of okay, at the age of 22, कौन से उम्र पे? 22 साल पे। ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक world with a new theory on how cells work। मतलब एक कौन सा उम्र है उनका? उम्र है उनका 23 साल। 22, सॉरी, कितना उम्र है? 22 साल का एक बच्चे ने, स्काउट समझते हो? स्काउट मतलब जो पहाड़ी पे जाता है, जाके वहां पर स्काउटिंग करता रहता है, तो उनको स्काउट बोलते हैं। तो बोला कि एक स्काउट ने क्या किया? एक्साइटेड थे साइंटिफिक वर्ल्ड, उसके बारे में साइंटिफिक वर्ल्ड एक्साइटेड था। क्यों? क्योंकि उसके जो थ्योरीज थे, किसके बारे में थ्योरीज? हाउ सेल्स वर्क, हमारे शरीर पर जो कोशिकाएं कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर उसका जो थ्योरी था, इसके ऊपर पूरा विश्व के वैज्ञानिक जगत उसके तरफ देख रहा था। कितने उम्र के बच्चे की तरफ? 22 ईयर्स का। रिचर्ड एच एब्रे एंड हिज कॉलेज रूममेट explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science। नाम क्या था उनका? रिचर्ड एच एब्रे। उन्होंने क्या किया था? उनका जो कॉलेज का जो थ्योरी होता है, देखो कॉलेज में जाने के बाद आप लोगों को थ्योरी पढ़ना हो सकता है, तो उस थ्योरी में उनको कुछ लिखना था, आर्टिकल्स लिखना था। किसके बारे में? प्रोसीडिंग्स के बारे में। तो उस प्रोसीडिंग्स के बारे में उन्होंने कहाँ पर लिखा? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में लिखा था। उसको पढ़ के सारे साइंटिस्ट लोग अचंभित रह गए कि क्या लिखा है इसने। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। क्या बोला यहाँ पर? कि पहली बार इस जर्नल के, साइंटिफिक जर्नल क्या होता है? देखिए बेटा, एक मैगजीन होता है जहां पर साइंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं उसको। तो बोला ये जर्नल के जिंदगी में ये पहली बार हो रहा था कि वो किसी कॉलेज स्टूडेंट के थ्योरीज को पब्लिश करे। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 and hitting a home run your first time at bat। यहां पर स्टार दिया गया है। क्या बोला? ए होम रन
in the game of baseball is when the batter scores a run after running safely around all bases and backs to the home plate without stopping. A ball hit out of the playing field is also called a home run. Getting a paper published at the age of 15 in a scientific journal is here compared to scoring a home run while batting for the first time. तो यहाँ पर बोला गया है कि देखिए पहली बार अगर कोई छोटे बच्चे का लिखावट यहाँ पर इस ऐसे जर्नल पे पब्लिश होता है तो उसको समझना चाहिए कि ये होम रन जैसा है. अगर तुम लोगों को कुछ समझ में ना आए तो ग्रुप में मैसेज करो, ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं उसको आप लोगों को समझा दूंगा. तो जो बोल रहा था कि यहाँ पर इतने छोटे उम्र के बच्चे का जो थ्योरी है उसको ये ऐसे साइंटिफिक कम्युनिटी में पब्लिश करने का मतलब है कि उस बच्चे ने होम रन जैसा जो बेसबॉल में होता है नंबर उसको स्कोर प्राप्त हुआ है. फॉर रिचर्ड एब्रे it was the first in a long string of achievements in scientific and other fields. बोले रिचर्ड एब्रे के लिए क्या है? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग समझते हो? स्ट्रिंग का मतलब है क्या? धागा. तो स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स मतलब माला जिसको हम समझते हैं ना, धागे पे फिरोया हुआ, वैसे क्योंकि रिचर्ड एब्रे को सिर्फ यही प्रसिद्धि नहीं मिला था कि उसने एक जर्नल पे, साइंटिफिक जर्नल पे अपना थ्योरी को पब्लिश किया था, बल्कि इसकी जिंदगी में और भी महत्वपूर्ण काम हुए थे. तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि इसकी जिंदगी में जो और भी साइंटिफिक अचीवमेंट्स है उनमें से ये एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट था, ठीक है. एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज. ये किससे शुरू हुआ? बटरफ्लाइज से शुरू हुआ. सिर्फ 3 ही लोग वीडियो में है. ओके, 3 लोग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 को लेके ही हम क्लास करेंगे, क्या टेंशन है. तुम लोग स्टूडेंट नहीं हो, बाकी लोग तो इंपॉर्टेंट वीआईपी लोग हैं, उनके लिए क्या बोलना है. एन ओनली चाइल्ड, एब्रे ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly could not play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. पेंसिल्वेनिया जो जगह है अमेरिका का, वहाँ पर वो लोग मतलब वो राइटर एब्रे छोटे वक्त में रहता था. तो उसने बोला कि मेरे पास ज़्यादा इंसान था नहीं, जैसे इस स्टोरी को पढ़ाते हुए अभी ज़्यादा इंसान हमारे ग्रुप में है नहीं. तो मतलब क्या है कि यहाँ पर उसके पास करने के लिए ना कोई इंसान कुछ था, ना कोई काम था, क्योंकि वो अगर बेसबॉल खेलने जाए, वो अगर क्रिकेट खेलने जाए तो उसको टीम चाहिए. क्या चाहिए? टीम. लेकिन उसके पास इंसान ही नहीं है आसपास, तो टीम आएगा कहाँ से. तो इसने बोला वो खेलता नहीं था, ज़्यादा खेलता नहीं था, क्या करता था? कलेक्ट करता था. क्या कलेक्ट करता था? थिंग्स को, चीज़ों को. सो ही डिड, वो ये करता था. एंड डिड ही एवर, और वो करता ही रहता था. बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, एब्रे कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज. He also collected rocks, fossils and coins. He became an eager astronomer to sometimes star gazing all night. बोला वो क्या क्या करता था? ध्यान से सुनना. वो क्या करता था? बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था. किसको? बटरफ्लाइज को, नंबर 1. फिर रॉक्स, नंबर 2. फॉसिल्स, नंबर 3. कॉइन्स, नंबर 4. और कभी कभी वो क्या हो जाता था? एस्ट्रोनॉमर हो जाता था, ठीक है. एस्ट्रोनॉमर होकर रात को देखता रहता था आसमान को बिना सोए. ओके, तो यहां पर ये क्या बोला गया? फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरोसिटी
along with a bright mind. यहाँ पर ड्राइविंग क्यूरियोसिटी का मतलब ये नहीं है गाड़ी चलाने वाला ड्राइविंग वाला, ना ना, इसका मतलब क्या है कि उसको चालित करने वाला शक्ति जो होता है ना, ड्राइविंग फोर्स जिसको हम बोलते हैं, किसी को धकेल के सामने की तरफ लेके जाना। तो अच्छा एक चीज बोल देना बीच में कि तुम्हारे जो एसएसटी क्लास है उसमें कितने बच्चे थे? हाउ मेनी? ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा थोड़ा सा। तो तुम्हारा जो ड्राइविंग फोर्स था, उस ड्राइविंग फोर्स क्या उसके अंदर कौन सा ड्राइविंग फोर्स था? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी की वजह से उसने क्या किया, और उसके साथ और एक चीज था उसके अंदर, ब्राइट माइंड, मतलब शार्प, ब्रिलियंट माइंड, शार्प माइंड जो होता है ना, तो वो उसके अंदर था। ही ऑल्सो हैड ए मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसकी मम्मी उसको क्या करती थी, उसके पढ़ाई के प्रति उसका ध्यान, उसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए काम करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, ब्रॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. बोलो वो क्या करती थी, उसको क्या क्या ला के देती थी? टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स, जो जो चाहिए उसको वो लाके देती थी, ताकि उसके अंदर वैज्ञानिक जो धारणा है, अवधारणा है, वो जागृत हो। ठीक है। I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died, and Richie was in 3rd grade. क्या बोला यहाँ पर? सुनाई दे रहा है मेरा बात? अगर सुनाई दे रहा तो यस कर देना एक बार ग्रुप में, ठीक है? एक बार ग्रुप में यस कर दो ताकि मुझे सुनाई दे रहा है, तो एक बार यस कर दो, देखता हूं मैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन माय लाइव स्ट्रीम? 3। आयरन गेमिंग, यस सर। अरे इतने गौरी सूत्रधर, ये सर, अरे सभी लोगों ने ये सर लिख के छोड़ दिया। परिति रॉय, परित्र रॉय, ओके। तारकेश्वर प्रसाद, ओके। 3 नहीं 5 लोग हैं, 5 है, ओके फाइन। जो जो लोग देख रहे हैं साउंड क्लियर है, ओके। तृप्ति, थैंक यू तृप्ति, and thank you all who have joined this class. तो क्या बोला कि यहाँ पर देखो कि उसकी मम्मी क्या करती है उसके अंदर साइंटिफिक, तो मम्मी ने क्या बोला कि आई वॉज हीज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, मतलब उसने जब तक स्कूल शुरू नहीं किया था तब तक मैं उसके सबसे अच्छी दोस्त थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके लिए दोस्त घर पे लाना शुरू कर दिया। ओके, तो घर पे लाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद क्या किया, रिची रात को मम्मी के साथ बैठ के जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो एक स्पृहा होता है बच्चे के अंदर, जो सीखने की जो चाहत होता है, उसको उसके मम्मी ने बढ़ाने के लिए उसके साथ समय बिताना शुरू कर दिया रात के टाइम को, क्योंकि दिन के टाइम पे वो स्कूल पे जाता था, दोस्तों के साथ खेलता था, उसके साथ दोस्तों के साथ समय बिताता था। तो रात के वक्त ही वो लेडी अपने बच्चे को क्या करती थी, टाइम देती थी, क्योंकि वो बच्चा जो था अपने मम्मी का सिर्फ एक ही सहारा था, क्योंकि उसके पिताजी नहीं थे। और पिताजी के मरने के बाद, पिताजी कब मरे, जब रिची कौन से क्लास में पढ़ता था, 3rd ग्रेड, ठीक है। रिचर्ड जो थे वो 3rd ग्रेड पे पढ़ता था, ध्यान से सुनना, 3rd ग्रेड मतलब क्लास 3, नॉट एज 3, उम्र 3 साल का नहीं था, ठीक है, ओके। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. If he did not have things to do, I found work for him.
not physical work but learning things. His mother said he liked it and wanted to learn. उसके मम्मी ने क्या बोला कि अगर उसके पास सीखने के लिए कुछ नहीं था, पढ़ाई के लिए कुछ नहीं था, तो क्या करती थी, वो हर वक्त अपने बेटे को पढ़ाई के लिए कुछ नया नया चीज देती थी ताकि बच्चा सीख सके। तो इस प्रक्रिया में क्या होता था कि रिचर्ड जो था वो ज्यादा से ज्यादा सीख रहा था और उसके अंदर सीखने के लिए लालच जो होता है ना, पढ़ने का जो लालच होता है वो तैयार हो रहा था। एंड लर्न ही डिड। ही अर्नड top grades in school. On everyday things he was just like every other kid, his mother said. उसके मम्मी ने बोला कि उसने सीखते रहा और स्कूल में टॉप बच्चों में उसका नाम आता था। ठीक है, उसके मम्मी ने बोला। By the time he was in the second grade, Abre had collected all 25 species of butterflies फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। तो बोला एब्रे ने क्या किया, रिचर्ड एब्रे ने जब वो सेकंड ग्रेड में था, तो क्लास 2, तो उस समय तक उसने वहां पर मिलने वाले 25 प्रकार के बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया था उसने। अच्छा, तो यहां पर नीचे एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में अलग अलग प्रकार के बटरफ्लाइज के नाम लिखा हुआ है। हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। हम नीचे की तरफ जाते हैं। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड, बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। बुक का नाम ध्यान से पढ़ लो, द Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. बोला उसके मम्मी ने उस बच्चे ने उसके बाद 25 प्रकार के जब बटरफ्लाइज कलेक्ट कर लिए, वहां पर नए प्रकार का बटरफ्लाइज मिलता नहीं था, तो उसने क्या किया, उसके मम्मी ने उसको नया बुक ला के दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे ने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना बंद कर दिया था। तो अभी उसके मम्मी ने जब बुक ला के दिया, बुक का नाम क्या था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क नाम का एक प्रकार का बटरफ्लाई जो सेंट्रल अमेरिका तक उड़ के जाता है। सेंट्रल अमेरिका समझते हो, मैक्सिको के आसपास का जो देश है ना, उसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। तो सेंट्रल अमेरिका तक बेटा उड़ के जाते हैं वो बटरफ्लाइज, और उनके बारे में स्टोरी पढ़ के उसके दिमाग में नए ख्यालात सृजन हो, मतलब तैयार होने लगे। तो अभी क्या बोला कि एट द एंड ऑफ द बुक के खत्म होने तक, मतलब उसके खत्मे तक, रीडर्स आर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। मतलब जो पढ़ रहे थे उनको जिसने लिखा था स्टोरी, ठीक है, बुक जिसने लिखा था, उन्होंने वेलकम किया था कि भाई आ जाइए मेरे यहाँ पर, और बटरफ्लाइज कैसे कैसे उड़ के जाते हैं, उनका माइग्रेशन कैसे होता है एक जगह से दूसरे जगह, उसको देखिए। दे आर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उरहर्ट। ध्यान देना नाम, फ्रेडरिक ए उरहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो भी याद रखना है, कनाडा। मतलब क्या है, जो बुक अभी कुछ देर पहले हमने बुक का नाम बोला था, क्या बोला था बुक का नाम? बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। क्या किसने लिखा था? इसको डॉक्टर फ्रेडरिक ए उरहर्ट ने लिखा था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, कनाडा में, टोरंटो कनाडा का कैपिटल है, वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जो काम करते थे, ठीक है, प्रोफेसर थे। उन्होंने क्या बोला कि बटरफ्लाइज को स्टिक करके, मतलब एक बड़ा सा बुक होता है, बुक में हम बटरफ्लाइज को प्लास्टिक पेपर्स के द्वारा ऊपर में कवर करते हैं और नीचे ग्लू से चिपका के रखते हैं उसको। तो ये स्पेसिमेन कॉपीज होते हैं, बायोलॉजी में तुम्हारा ये यूज होता है। तो उन्होंने स्टडी के लिए लोगों से मंगवाया कि आप पृथ्वी में जहां पर भी मेरे बुक पढ़ रहे हैं, आप मुझे सैंपल कॉपीज भेजिए, तो मैं आपको इनके माइग्रेशन दिखलाऊंगा। Abre's mother wrote to Dr. Urhart
and soon Ebre was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. बोला उर्कुहर्ट. तो डॉक्टर उर्कुहर्ट जो थे उनको एब्रे के मम्मी ने चिट्ठी लिखा और एब्रे ने क्या करना शुरू कर दिया, ये जो बटरफ्लाइज के उंग से मतलब पंखे हैं, पंखों पे एडिसिव टैग्स मतलब ग्लू वाला, ठीक है, वो टैग लगाना शुरू कर दिया. ठीक है, ओके. साक्षी, क्या हुआ? साक्षी यादव, दिस पेज इज नॉट वर्किंग बिकॉज सेंड एनी डाटा. सॉरी साक्षी, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा. सर मेरा नहीं आ रहा. साक्षी यादव, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. अच्छा, द बटरफ्लाई कलेक्शन. तो बोला कि उन्होंने और भी काम किया कि डॉक्टर उर्कुहर्ट को ये जो बटरफ्लाइज के सैंपल्स है वो भेजने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर. तो बोला बटरफ्लाई का कलेक्शन सीजन कितना है? लास्ट 6 weeks, 6 हफ्ते, 6 weeks मीन्स 1.5 months. ठीक है, ओके. इतना समय तक बटरफ्लाई वहां पर कलेक्ट किया जा सकता था. कहां पर? समर के लास्ट में जाके. इफ यू आर गोइंग टू चेज देम one by one, you would not catch very many. So the next step for Ebre was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. देखो यहाँ पर क्या सुंदर बात बोला है. यहाँ पर क्या सुंदर बात बोला है कि जो एब्रे था उसने क्या किया, बोला एक एक करके बटरफ्लाई को पकड़ेंगे, तितलियों को पकड़ेंगे तो फिर तितली पकड़ना मुश्किल हो जाएगा. तो उसने क्या किया, एक रानी क्वीन जो होता है ना, एक फीमेल, उसको पकड़ा और उसके जो एग्स है उसको लाके अपने बेसमेंट मतलब जो निचले वाला हिस्सा घर का है वहां पर उसने क्या कर दिया, उनको उनका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है. बटरफ्लाई पहले क्या करता है, एग देता है, एग के बाद क्या होता है, लार्वा. ठीक है, फिर एग के बाद होता है लार्वा, लार्वा के बाद होता है प्यूपा, प्यूपा के बाद होता है फुल बटरफ्लाई. ठीक है, इनका जो टोटल लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल के दौरान उसको पाला उसने और नए नए बटरफ्लाईज उससे जन्म लिया, उसके रिसर्च के लिए सुविधा हो गया. देन ही वुड टेक द बटरफ्लाईज wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. बोला उसने क्या किया, उसने बोला for several years, then he would take the butterflies wings and let them go. और उसके बाद वो क्या करता था, उनके विंग्स को लेके सॉरी क्या क्या हो रहा है ग्रुप में, क्या क्या मैसेज दे रहे हो. अच्छा, तो बटरफ्लाइज के विंग्स को लेके चिपकाता था और चिपकाने के बाद उनको जाने देता था. ठीक है, साल दर साल उसने क्या किया, रिसर्च किया उन बटरफ्लाइज को लेके. इवेंचुअली आई बिगन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. इट्स टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक. एब्रे सेड, इन ऑल द टाइम आई डिड इट he loved. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. बोला एब्रे ने क्या किया, ये जो मोनार्क बटरफ्लाइज है उसने स्टोरी में पढ़ा था कि ये मोनार्क बटरफ्लाइज मिडल सेंट्रल अमेरिका तक जाता है उड़ के. तो वहाँ पर जाने के लिए उसने क्या किया, बटरफ्लाइज के पंखों पे टैग लगा दिया ताकि वो बटरफ्लाइज वहां पर उड़ के जाए तो वो उनको पहचान सके. लेकिन
ये काम टेडियस था। टेडियस मतलब बहुत ज़्यादा समय लेता था, ज़्यादा परिश्रम लेता था। दूसरा और एक कारण था कि बटरफ्लाई ज़्यादा दूर जा नहीं रहे थे। वो ना सेंट्रल अमेरिका जा रहे थे ना कहीं पर जा रहे थे, सिर्फ उसके घर से दूर, सबसे दूर जो मिला वो भी 75 माइल दूर ही मिला, 75 माइल दूर मिला। तो इस वजह से उसके पास काम करने के लिए उसका उसका जो एनकरेजमेंट था, उसका जो एनर्जी था, कम हो रहा था। और तीसरा एक कारण था कि डॉक्टर उर्कुहट के तरफ से उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। देन in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Abre said his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments and not simply make a neat display. बोला उसने, उसको समझ में आया ओरिजिनली साइंस क्या है तब जब उसको एक साइंस फेयर में भेजा गया। वो साइंस फेयर पे गया, मतलब विज्ञान मेला पे गया। वहाँ पर उसने क्या दिखा, फ्रॉग के जो टिश्यूज़ है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखलाया, लेकिन उसको कोई प्राइज़ नहीं मिला, दूसरे लोगों को प्राइज़ मिला। तो उसने रियलाइज़ किया, उसको उसके मन में आया कि उन लोगों को क्यों प्राइज़ मिला, क्योंकि उन्होंने रियली ऑलरेडी उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, जिस वजह से उन लोगों को नीट मतलब उनको प्राइज़ मिला है। उन्होंने परिश्रम किया, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन्होंने, रियल एक्सपेरिमेंट्स। सिर्फ उन्होंने दिखलाया नहीं है। दिखलाना साइंस फेयर का मकसद नहीं है। जो पहले से बना बनाया है उसको दिखलाना आपका साइंस फेयर का मकसद है ही नहीं। नया क्या इन्वेंशन किए हैं आपने, वो ही दिखलाना वहाँ का काम है। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्रे was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. उसने बोला कि मैं जानता हूँ मुझे अगले साल के विज्ञान मेला के लिए सच्ची में एक एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। वो कौन से क्लास पे तब पढ़ता था, ध्यान देना, कौन से क्लास पे पढ़ता था, 7th। कौन से क्लास पे, 7th क्लास पे पढ़ता था। और वो 8th क्लास में जाते जाते एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोच रहा था। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। बोला मैं सबसे ज़्यादा कौन सा जानता हूँ कि इंसेक्ट के काम, इंसेक्ट मतलब कीट पतंगे जो होते हैं ना, हाँ, तो उनके जो काम है उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्कुहर्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। दोज केप्ट एब्रे बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। बोला उर्कुहर्ट को उन्होंने चिट्ठी लिखा कि सर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, आप एक सजेशन दीजिए। तो उर्कुहर्ट का सजेशन तो आया और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सजेशन आया, जिस वजह से उन काम को लेके वो बिजी था। ठीक है, तो उन काम को लेके वो बिजी था और इसके वजह से उसने देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी उसने पार्टिसिपेट किया, उसको प्राइजेस मिले। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और देखते हैं। For his 8th grade project, Ebre tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebre thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I did not get any real result, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. बोला उसने क्या किया कि मोनार्क जो बटरफ्लाइज है वो मर रहे थे। तो मोनार्क बटरफ्लाइज जो मर रहे थे इसकी वजह से उसने इसका रीज़न ढूंढने के लिए, उसका कारण ढूंढने के लिए उसने प्रयत्न किया। तो उसने सोचा कि ये बीटल्स जो है ना, बीटल्स की वजह से वो मर रहे हैं, लेकिन कुछ बीटल्स के साथ उसने मोनार्क्स को रखा, लेकिन ओरिजिनली
मोनार्क्स मरे नहीं, फिर भी उसके जो रिसर्च है उसने दिखलाया साइंटिफिक कम्युनिटी को कि भाई ये काम कर रहा है, बंदा काम कर रहा है, तो इस वजह से उसको प्राइज मिला। द नेक्स्ट ईयर his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs। मतलब उसका अगले साल का थीम क्या था? वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है ना, वाइसरॉय बटरफ्लाई ये क्या करते हैं? मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करते हैं, ठीक है। द थियोरी वॉज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, viceroys on the other hand do taste good to birds, so the more they look like monarchs the less likely they are to become a bird's dinner। बोला अभी मोनार्क्स कम होने के पीछे कारण ये था कि मोनार्क्स जो बटरफ्लाइज थे वो परिंदों को पसंद नहीं था खाने में, लेकिन जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज थे वो उनका टेस्ट पंछियों को बहुत अच्छा लगता था। तो वाइसरॉय बटरफ्लाइज ने क्या किया? जेनेटिकली अपने आप को ऐसा मॉडिफाई करना है, उनके शरीर ने ऐसा अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया कि वो दिखने में टोटल मोनार्क जैसे लगते थे, जिस वजह से पंछी धोखा खा जाते थे और गलती से मोनार्क को खा जाते थे, और इससे वाइसरॉय बटरफ्लाइज का संख्या जो है वो बढ़ रहा था, और उल्टे तरफ मोनार्क्स का संख्या कम हो रहा था, उनका नंबर कम हो रहा था। Abre's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. Abre said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the country science fair। बोला उसने क्या किया? एब्रे के प्रोजेक्ट ने ये दिखलाया कि बर्ड क्या करते हैं, बर्ड मोनार्क को खाते हैं, ठीक है। ही फाउंड दैट ए स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। स्टार्लिंग क्या नहीं खाता है? नॉर्मल बर्ड का खाना नहीं खाता है, बल्कि वो मोनार्क को ही पकड़ के खा जाता है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। तो स्टार्लिंग पंछी जो है वो क्या करता है? हर एक मोनार्क को जिसको वो देखता है उसको ही खा जाता है, जिस वजह से उसका ये रिसर्च ने उसको जूलॉजी डिपार्टमेंट जो प्राणियों को लेके काम करता है, साइंस का एक पार्ट है जूलॉजी, तो जूलॉजी डिपार्टमेंट में उसको फर्स्ट प्राइज मिला और पूरे साइंस फेयर में पूरे देश में उसको थर्ड प्राइज मिला। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्रे बिगन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। बोला उसने जब वो एब्रे जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो उसने कीड़े मकोड़ों पे एक अलग प्रकार का हार्मोन के बारे में उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो सेल्स का जो थ्योरी है जिसके बारे में इस बुक में लिखा, मतलब मैगजीन पे जो सेल्स का थ्योरी पब्लिश हुआ था जिसको लेके स्टोरी शुरू हुआ है यहाँ का, जिस बात से उस सेल्स के रिसर्च की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ के चला है। मतलब देखो पहले उसने किससे शुरू किया था? बटरफ्लाई से शुरू किया था। बटरफ्लाई से शुरू करके फ्रॉग सेल पे गया, फ्रॉग सेल से दोबारा बटरफ्लाइज पे आया, फिर मोनार्क्स के अंदर कैसे मोनार्क्स और दूसरे बटरफ्लाइज कैसे मोनार्क्स को कॉपी करते हैं, फिर कैसे पंछी उसको खाते हैं, कैसे उसका संख्या कम होता है, उसके बाद इंसेक्ट्स में कौन सा हार्मोन कैसे काम करता है, और उसके बाद में लास्ट में जाके सेल्स के काम की तरफ वो डाइवर्ट हुआ। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, What is the purpose of 12 tiny gold spots on a monarch pupa? क्या मोनार्क के प्यूपा पे, प्यूपा समझते हो? प्यूपा लार्वा के बाद जो होता है, लार्वा के बाद प्यूपा, ठीक है। प्यूपा स्टेज पे जो मोनार्क का जो हमारे यहाँ पर जिसको हम शुओपोका बोलते हैं ना, मतलब छेंगा बोलते हैं, शुओपोका बोलते हैं, जो भी हो बांग्ला में जो बोलता है ना, ये जो चीज़ है वो बाद में जाके बटरफ्लाई ही होता है।
तो ये मोनार्क का प्यूपा है, उसके बॉडी पे जो 12 गोल्डन स्पॉट्स है वो किस लिए होते हैं? एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स आर जस्ट ऑर्नामेंटल। सभी ने सोचा कि ये सिर्फ सजाने के काम पे आता है, सजने के काम पे आता है, भगवान ने ऐसे दिया सजने के लिए। हाँ, इंसान ही सजते हैं, देखो ये कीड़े मकोड़े भी सजते हैं ना। एब्रे सेड बट डॉक्टर उर्कुहर्ट डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर उर्कुहर्ट ने इसको विश्वास नहीं किया, बाकी सब ने विश्वास कर लिया कि ये 12 स्पॉट्स जो है ना, ये टाइनी डॉट्स जो है 1 2 3 4 ऐसे करके, हाँ 12 जो स्पॉट्स होते हैं उनके बॉडी पे, वो 12 स्पॉट्स सजने के लिए। लेकिन डॉक्टर उर्कुहर्ट ने उसको विश्वास नहीं किया। टू फाइंड द आंसर, एब्रे एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build a device that showed that the spots are producing a hormone necessary for the butterfly's full development। मतलब इसको अगर प्रमाणित करना है तो उसके साथ और एक बच्चे ने मिलकर रिसर्च किया, जिसके वजह से उनका रिसर्च किस तरफ जा रहा था कि ये जो स्पॉट्स है, ये स्पॉट्स उन प्यूपाज के बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो उनके बढ़ने के लिए हेल्प करता है। This project won every first place in country fair and entry into the International Science and Engineering Fair। बोले इसके वजह से, इस रिसर्च के वजह से एब्रे को देश में फर्स्ट प्राइज मिला। पहले क्या मिला था? थर्ड प्राइज। अभी कौन सा मिला? फर्स्ट प्राइज। तो फर्स्ट प्राइज मिलने के बाद वो इंटरनेशनल साइंस फेयर पे गया। देयर ही ओन थर्ड प्लेस ऑफ फॉर जूलॉजी। वहां पर उसने जूलॉजी डिपार्टमेंट में तीसरा प्राइज उसको मिला। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। देखो ध्यान से देखो, वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च पे उसको थर्ड प्राइज मिलने के बाद एक चांस मिला कि भाई तुम एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट पे जाओ, उसके लेबोरेटरी में जाके रिसर्च करो। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है इस स्टोरी का। As a high school junior, Richard Ebre continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer। बोला उसको नेक्स्ट ईयर क्या मिला? उसी मोनार्क प्यूपा पे उसने जब रिसर्च किया तो वो इंटरनेशनल साइंस फेयर पे फर्स्ट आया। देखो पूरे विश्व में फर्स्ट आना बहुत बड़ा बात है। ठीक है, इसके वजह से उसको और एक साल के लिए उस आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिल गया। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट ए स्टेप फर्दर। ही ग्रू cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they are fed the hormone from the gold spots. The project won first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. तो बोला उसने क्या किया, उसने रिसर्च किया कि ये जो बटरफ्लाइज की विंग्स पे जो गोल्ड स्पॉट्स है वहाँ पर जो हार्मोन पाया जाता है वो अगर उसके शरीर पे ना जाए तो उनके विंग्स डेवलप नहीं होते, मतलब उनके पंखे नहीं होते। ठीक है, तो वो होना जरूरी है। इस वजह से उसको प्राइजेस मिले इंटरनेशनल जूलॉजी फेयर में, फर्स्ट प्राइज मिला और साथ ही साथ समर में ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, उसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लेबोरेटरी में काम करने का चांस मिला। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, फ्रेशमैन मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद एक साल होता है ना, उसको फ्रेशमैन ईयर बोलते हैं। अवंतिका, ओके सर एग्जाम रूटीन कब मिलेगा? एग्जाम रूटीन कल मिलेगा। तो फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्रे वेंट, ध्यान देना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्रे वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. बोला कॉलेज खत्म होने के बाद
एक साल जो होता है उसको फ्रेशमैन ईयर बोलते हैं। उस समय पे जब लोग अपने कैरियर को लेके ज़्यादा चिंता करते हैं, उस समय वो उसने क्या किया, उसने केमिकल स्ट्रक्चर जो है उस हार्मोन का जिसको उसने इन्वेंट किया था उसको भी उसने डिकोड कर दिया। ठीक है, उसको भी निकाल दिया कि क्या क्या केमिकल है उसके उस हार्मोन के अंदर। ठीक है, तो कहाँ पर उसने रिसर्च किया था, उसी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लेबोरेटरी में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, मतलब बहुत ही कीमती साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स थे। A year and a half later, during his junior year, Abre got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. बोला एब्रे ने सेल्स के बारे में जो थ्योरी इन्वेंट किया था, तो कैसे निकला, उसने जब एक्सरे किया था, ठीक है, उस हार्मोन का, तो उसको ये थ्योरी मिल गया था। When he saw those photos, Abre did not shout Eureka or even I have got it, but he believed that, along with his friends about findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biologist's puzzles: how the cells can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus DNA is the blueprint for life. बोला उसने जब ये इन्वेंशन कर लिया तो उसने ना चिल्लाया, यूरेका बोल के चिल्लाया नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट लोग जब कुछ आविष्कार करते तो चिल्लाते हैं यूरेका। ना उसने ये किया था कि आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया, ऐसा बोल के भी उसने चिल्लाया नहीं। तो उसने क्या किया, उसको समझ में आ गया था कि ये जो जानवरों के जो हार्मोन पे वो काम कर रहा है, सिर्फ उस पे जानवरों के ही गुण नहीं है, बल्कि इंसानों के भी और सारे प्राणियों के जो सेल्स है, सेल्स कैसे डीएनए के स्ट्रक्चर, लाइफ साइंस में जो सबसे बड़ा प्रश्न था कि कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर सेल समझ लेता है और डीएनए के लिखे हुए जो स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से काम करता है। तो सेल्स का ये डीएनए क्या है, डीएनए है ऐसे एक चीज जो सेल के न्यूक्लियस में होता है, हाँ, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो बेसिकली ब्लूप्रिंट है लाइफ का। डीएनए है, आरएनए है, डीएनए के अंदर आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या करते हैं, हमारे जेनेटिक्स जो होते हैं ना, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से किसके शरीर में कितना मतलब कैसा होगा बॉडी, हाइट कितना होगा, क्या क्या होगा। सर हुआ यूरेका, बेहाग यूरेका मतलब साइंटिस्ट लोग, यूरेका का मतलब है मार्वलस, एक्सलेंट, आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ करना जो सोचा भी ना जा सके। तो साइंटिस्ट लोग जब कुछ ऐसा इन्वेंशन करते हैं जिससे जो कोई पहले नहीं हुआ था, तो वो लोग बोलते हैं यूरेका। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है बेटा, यूरेका। तो डीएनए का ब्लूप्रिंट उसको समझ में आ गया था। ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक पेज है, एक पेज पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला एब्रे एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, नाम क्या है देखो, जेम्स आर वोंग, चाइनीज, worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. बोला ये जेम्स वोंग और एब्रे दोनों ने मिलके क्या किया, ये रात भर बैठ के, केमिकल कंपोजिशन होता है बेटा साइंस में, ओके, साइंस में तुम्हारा जो टीचर पढ़ाएगा वो उसको मालूम होगा कि अलग अलग केमिकल्स के अलग अलग गोले मिलते हैं, छोटे छोटे रबर के बॉल जैसा, उसको स्टिक में लगा के हमारा जो क्या बोलते हैं उसका डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर है उसको दिखलाया जाता है। तो उसने उसी प्रकार से वो स्ट्रक्चर बना के पूरा रात भर बैठ के उन दोनों ने मिल के बनाया, और उसके बाद उन्होंने थ्योरी लिखा, जिस थ्योरी के ऊपर बेस्ड करके ये स्टोरी शुरू हुआ था। सरप्राइजिंग नो वन who knew him, Richard Abre graduated from Harvard with highest honors, second in the class of 1510.
बोला जो लोग जानते थे उनके लिए अचंभे वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि एब्रे जो था, रिचर्ड एब्रे, वो बहुत ही जीनियस स्टूडेंट था। ठीक है, तो रिचर्ड एब्रे 1510 बच्चों में से हार्वर्ड में उस क्लास में हाईएस्ट ऑनर्स डिग्री लेके वो टॉप होके निकला। एब्रे वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। बोला कि एब्रे ने उसके बाद क्या किया, हार्वर्ड से निकला, और हार्वर्ड से निकलने के बाद, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट होकर निकलने के बाद उसने क्या कर दिया, देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट हिज थ्योरी। वहाँ पर गलत बोला मैंने, एब्रे ने उसके बाद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल पे गया ग्रेजुएट होने के लिए, और वहाँ पर उसने उसके लेबोरेटरी में रिसर्च करना शुरू कर दिया उसके थ्योरी के ऊपर। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, it will be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. All of this is possible because of Ebre's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. बोला एब्रे ने जो स्कूल पे छोटे वक्त में जो उसने जो रिसर्च किया था, उस रिसर्च से आज के रिसर्च तक वो कैसे पहुंचा, उसकी क्यूरियोसिटी के कारण, उसके मन की जिज्ञासा के कारण। तो उस जिज्ञासा के कारण वो जो पहुंचा वहाँ पर, तो उसके वजह से वो रिसर्च सक्सेसफुल हुआ। और अगर अभी ये केमिकल कंपोजिशन वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सका, तो कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों से लड़ने में लोगों को सुविधा मिलेगा, तो इसलिए वो काम कर रहा था। रिचर्ड एब्रे हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. Ebre also became a champion debater and public speaker and good canoeist and all around outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. बोला कि एब्रे ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं था कि वो घर पे बैठ के सिर्फ रिसर्च करता रहे, बल्कि ऐसा एक इंसान था कि वो डिबेट पे भी पार्टिसिपेट करता था, वो हर एक कंपटीशन पे जाता था, आउटडोर ऑल अराउंड जो काम होते थे, एक्टिविटीज़ होते थे। हाँ, फोटोग्राफर भी था, वो एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी था, मतलब जो काम एक नॉर्मल पर्सन करता है, खेल कूद जो भी है वो भी करता था, लेकिन सबसे उसके अट्रैक्शन किस में था, रिसर्च में। In high school, Richard Ebre was a straight A student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards his debating and model United Nations clubs. Model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard A. Wheeler. Richard A. Wheeler. His social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wheeler was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebre said. तो बोला कि उस वक्त वो क्या करता था, वो रिचर्ड एब्रे बहुत स्ट्रेट स्टूडेंट था, ठीक है, एकदम सीधा स्टूडेंट। तो वो क्यों ऐसा था, क्योंकि उसके पढ़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्चा नहीं होता था, तो बाकी टाइम वो क्या करता था, डिबेटिंग करता था और एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में हो जाता था। तो इन दोनों जगह पर उसके एक गुरु मिला, उसके लिए एक गुरु मिला, रिचर्ड ए व्हेरर, जो उनके सोशल स्टडीज SSC, मतलब SST जो बोलते हैं ना, हम गलत बोलते हैं, SST सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जो बोलो, मतलब तुम्हारे दिव्यानी मैडम, तो ऐसे एक टीचर उसको मिला था जिन्होंने उसको गाइड किया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, और न्यू आइडियाज उसके अंदर डाल दिए। रिचर्ड
would always give that extra effort. Mr. Hoyer said, what pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests. बोला कि रिचर्ड would always give that extra effort. मिस्टर होयर said. मिस्टर होयर ने बोला कि रिचर्ड जो था एक्स्ट्रा एफर्ट देता था, हर एक काम करता था, लेकिन उसके बाद भी अलग प्रकार का एक एनर्जी देके काम करता था, अलग काम करता था. कहाँ पर कि वो रिसर्च तो करता ही था, लेकिन रात में 2-3 घंटा डिबेट में पार्टिसिपेट करता था. देखो, डिबेट में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, लोगों का जो शार्पनेस है ब्रेन का वो बढ़ता है बेटा, डिबेटिंग करने से. रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव. मिस्टर होयरर कंटिन्यूड, but not in a bad sense. He explained, Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. बोला कि टीचर ने बोला कि मिस्टर होयरर ने बोला कि रिचर्ड जो था वो इसलिए जीतता नहीं था कि वो जीतना चाहता था, या जैसे भी वो जीतना चाहिए, मतलब कोई भी बाई हुक और क्रूक वो जीतना नहीं चाहता था. वो जीतता क्यों था, क्वेश्चन आता है. क्योंकि वो जो भी काम करता था परफेक्शन के साथ करता था. अगर पढ़ता था तो परफेक्शन के साथ पढ़ता था, अगर लिखता था तो परफेक्शन के साथ लिखता था, जिस वजह से उसके मुकाबले कोई भी ठहरता नहीं था. वो अनकंपेरेबल एक पर्सन बन चुका था. ठीक है. एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. स्टार्ट विथ ए फर्स्ट रेट माइंड एंड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस. बोला यही चीज है एक साइंटिस्ट होने के लिए. पहला क्या, पहला बोला फर्स्ट रेट माइंड, मतलब बुद्धि होना जरूरी है. दूसरा क्यूरियोसिटी, अपने अंदर चाहत, जानने की चाहत होना जरूरी है. फिर मिक्स इन द वेल टू विन फॉर राइट रीजन, मतलब जीतने के लिए जो अच्छा, जो एक पॉजिटिव थिंकिंग है वो होना जरूरी है. सबका मिक्सचर होना जरूरी है. इन तीनों का बैलेंस होगा तभी साइंटिस्ट बनेगा. एब्रे हैज 3 क्वालिटीज. एब्रे के अंदर ये तीनों क्वालिटीज थे. फ्रॉम द टाइम द बुक The Travel of Monarch X opened the world of science to him. Richard Ebre has never lost his scientific curiosity. बोले जब से ये मोनार्क एक्स नाम का द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स बुक जब उसको मिला, तब से जब उसके सामने विज्ञान का जगत